अच्छा, हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस एंड एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में वी यूज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जिस मेटल का एनोड लेते हैं उसी मेटल का अगर मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है तो वो केस बन जाता है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एंड द अदर वन इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो आज हम ना एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके देखेंगे कि हाउ कैन वी प्योरीफाई एनी मेटल। तो प्योरिफिकेशन, सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं वो कह रहा हूँ, आपने बोला था ना कि मैं आपने बहुत सारे मतलब 1000 मेटल्स मतलब याद करवाए थे एक क्लास में फिजिकल। 1000 मेटल याद? अच्छा बोलो। नहीं पता नहीं, कुछ कुछ याद करवाया था आपने, 1000 थे और पता नहीं। नहीं, वो मैं कह रहा था कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारे सॉल्ट बन सकते हैं ना। अब मेटल आयन जब नेगेटिव आयन के साथ बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड, तो बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव आयन्स हैं, तो अगर आप सॉल्ट बनाओगे तो बहुत सारे सॉल्ट बन सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी टेबल याद कर रहा था कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। अब जैसे ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, अब जितने भी मेटल्स हैं उन सबका नाइट्रेट बना लो, नाइट्रेट सॉल्ट, तो वो सॉल्युबल होगा। तो वो अब आपको याद कैसे करना है कि जितने भी मेटल नाइट्रेट सॉल्ट हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि वो टोटल, अब आपको कोई भी मेटल नाइट्रेट सॉल्ट आ जाए, जैसे दे आर टोटल ऑफ 70 मेटल्स ना periodic टेबल में, तो 70 नाइट्रेट सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आपको याद होगी, तो वो मैं कह रहा था। अच्छा, बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इसमें अब देखो हमारे पास जो है ना, अब मेटल्स फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रास रॉड है मेरे पास। अब ब्रास हमें पता है इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब अगर इसमें से मैं कहूँ कि मुझे जो है ना वो कॉपर निकालना है, ठीक है, तो एलॉय बनाने के लिए तो हम तो दो मेटल्स को मेल्ट करते हैं और फिर उनको मिक्स कर देते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर और जिंक। अगर मैं इसमें से कहूँ कि मुझे ना कॉपर मेटल अलग निकाल के चाहिए, तो वो काम फिर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकता हूँ। और इलेक्ट्रोलिसिस से करने के लिए अब लेट्स से इफ यू हैव टू प्योरीफाई और इफ वी नीड कॉपर मेटल फ्रॉम द ब्रास, तो ये मैं लिख भी देता हूँ, एक्सट्रैक्टिंग कॉपर मेटल फ्रॉम ब्रास। तो उसके लिए हमारे पास ब्रास जो होगी ना इलेक्ट्रोलिसिस में, उसको हम एनोड बनाएंगे। तो जो भी इम्प्योर मेटल है उसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, एनोड। तो इम्प्योर मेटल को हम एनोड बनाते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में। एनोड बनाने का क्या मतलब है, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। और कॉपर की प्योरिफिकेशन करवा रहे हैं ना, तो प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे हम कैथोड पे। तो जो प्योर मेटल है, दैट इज कॉपर इन दिस केस, विल बी टेकन एज अ कैथोड। तो वो हम कैथोड पे कैसे, कोई भी प्योर कॉपर की रॉड लेके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो वो कैथोड बन जाएगी। अब इसका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, अब कॉपर की एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं ना, कॉपर को निकालना है, तो इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव आइंस होने चाहिए। और कॉपर टू पॉजिटिव आइन लेने के लिए कोई भी कॉपर का सॉल्युबल सॉल्ट ले लो। जैसे अभी हमने बात की ना कि ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल, तो कॉपर नाइट्रेट ले लो, या कॉपर टू सल्फेट सॉल्ट भी सॉल्युबल होता है, हम कॉपर टू सल्फेट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट सल्फेट सॉल्ट्स के बारे में याद किया हुआ है, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम सल्फेट, लेड टू सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। इट मीन जो कॉपर टू सल्फेट है जिसका फॉर्मूला CuSO4 होता है, वो एक्वस फॉर्म में एज इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो वो सॉल्युबल सॉल्ट है। अब हमने एनोड पे ब्रास को रखना है जो कि इम्प्योर कॉपर है,
इसके अंदर इम्प्योर इसलिए क्योंकि उसमें कॉपर भी है और जिंक भी है। तो उसको हम पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे, एंड दिस इज ब्रास, जो कि फिलहाल हमारे पास इम्प्योर कॉपर कह रहे हैं जिसको हम, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बन गई एनोड। और एक हमारे पास ऑलरेडी एक कॉपर मेटल होना चाहिए, उसकी एक रॉड लेके हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके कैथोड बना देंगे। ये हमारे पास प्योर कॉपर कैथोड। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो आइंस हैं, कॉपर टू सल्फेट में कॉपर टू पॉजिटिव आइन होगा और सल्फेट आइन होगा, और वाटर है एक्वस है तो H पॉजिटिव आइन भी होगा और OH नेगेटिव आइन भी होगा। अब एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा था कि जो कैथोड और एनोड की इक्वेशन होती है वो एक जैसी होती है, उल्टा करके लिखना होता है बस। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर टू पॉजिटिव आइन है ना, वो निकल के जाएंगे कैथोड पे, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और कॉपर टू पॉजिटिव आइन कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना लेगा, और ये जो कॉपर मेटल है ये जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे। तो दिस कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये पिंक कलर का होता है तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड। सिमिलरली जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। एनोड पे क्या होगा? अब एनोड में जो है ना, अगर वो ब्रास की बनी हुई है, इसमें कॉपर और जिंक के एटम्स दोनों हैं। अगर मैं एनोड को जूम करके बनाऊं ना, तो इसमें देखो कॉपर के एटम्स भी हैं और बीच बीच में जिंक के एटम्स भी होंगे इसमें। अब इसमें से कौन सा एटम जो है वो ऑक्सीडाइज होके बाहर आएगा? कॉपर बाहर आएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि कॉपर टू पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रोलाइट में, अगर जिंक टू पॉजिटिव आइन होते तो जिंक बाहर आता ऑक्सीडाइज होके, लेकिन जिस मेटल की एनोड है उसी मेटल का मेटल आइन अगर इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है तो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर के लिए हो रही है। तो जो भी कैथोड की इक्वेशन है उसको अपोजिट करके बना दोगे तो एनोड की इक्वेशन हो जाएगी। तो जो कॉपर एटम्स हैं इस एनोड के अंदर या ब्रास के अंदर, ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होके कॉपर टू पॉजिटिव आइन बना के इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे एक्वस आइन बना के। तो ब्रास में से क्या हो रहा है? ये कॉपर एटम्स कॉपर आइन बन के बाहर निकल रहे हैं एनोड में से, और कॉपर आइन जो इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे हैं वो कैथोड पे जाके रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पे। तो ब्रास में से आपने कॉपर निकाला इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आइन, और कैथोड पे जाके वो रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो गया कॉपर पे। तो जो हमने प्योर कॉपर कैथोड ली थी वो इसलिए ली थी कि कॉपर की होगी ऑलरेडी, और उस पर आके अगर कॉपर डिपॉजिट होगा तो अंदर बाहर कॉपर ही मिलेगा ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल कैथोड ग्रेफाइट की ले लेता तो ये इलेक्ट्रोलिसिस तो हो जाता, लेकिन फिर ग्रेफाइट के ऊपर आके कॉपर डिपॉजिट हो जाता, बात तो वही हो जाती, वो अभी इम्प्योर कॉपर ही कहलाता क्योंकि अंदर ग्रेफाइट है बाहर कॉपर है। इसीलिए हमने कॉपर की ही प्योर कैथोड ली है ताकि इसके ऊपर आके कॉपर हो तो अंदर बाहर कॉपर ही हो फिर। सही है, समझ आई वाली बात? तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का दूसरा पर्पस है जिसको हम कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसको लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है ये।
चलें आगे बढ़े। ठीक है सर। जी डन। जी सर। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में एक और टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स, इसको हम सिंपल सेल्स भी कहते हैं और इट इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल्स या इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम वोल्टेइक सेल्स भी कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस में आप जो है वो बैटरी लगाते हो और इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन देते हो, तो आयन जो है वो रिड्यूस होते हैं और ऑक्सीडाइज होते हैं। वो जो सेल या बैटरी आप बनाते हो ना, मतलब जो सेल या बैटरी आप लगा रहे हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, या जो आप कोई भी बैटरी या सेल यूज कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो चाहे वो रिमोट का सेल हो, ये क्या होते हैं, यही तो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये किस तरह से बनते हैं, देखो, हम हमारे पास हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज हो रहा है। अब मतलब डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीजिंग, ये बात तो आपको पता है। अब हम करते क्या है, देखो, हम ना इसमें एक सेल ऐसा लेंगे, ये मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं। अब जिंक 2 पॉजिटिव आयन कैसे आएंगे इलेक्ट्रोलाइट में, आप जिंक का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, लेट से जिंक सल्फेट ले लो, जिंक सल्फेट या जिंक नाइट्रेट ले लो, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल। जिंक जिंक का चार्ज 2 पॉजिटिव होता है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं जिंक हाफ सेल। हाफ सेल इसलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि एक ही मेटल, एक ही इलेक्ट्रोड डाली हुई है ना इसमें, तो दिस इज जिंक हाफ सेल। इसी तरह हम एक और हाफ सेल लेते हैं, लेकिन वो फिर जिंक हाफ सेल नहीं ले रहे, वो हम किसी और मेटल का हाफ सेल ले रहे हैं, जैसे कॉपर का ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर की कॉपर मेटल की एक इलेक्ट्रोड लेंगे और उसको कॉपर आइंस के इलेक्ट्रोलाइट में डाल देंगे। कॉपर आइंस कैसे आएंगे, अगर आप कोई कॉपर का सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, लेट से कॉपर 2 नाइट्रेट ले लो, तो ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल। ये हमने जो इलेक्ट्रोड ली है वो कॉपर मेटल की लिए, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड Cu। और जिंक हाफ सेल में जो हमने इलेक्ट्रोड ली है वो जिंक मेटल की लिए, दिस इज
जिंक मेटल Zn। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल जब पढ़ा था, या जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। बल्कि सारे मेटल्स ही जो है वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक भी इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। जिंक के एटम्स जिंक इलेक्ट्रोड में हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में आइंस बन के आना चाहते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर के एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2 पॉजिटिव आइन बन के इलेक्ट्रोलाइट में आना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों मेटल हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, कनेक्ट कैसे करेंगे, इनकी ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड पे एक वायर लगाएं और कॉपर मेटल के इलेक्ट्रोड पे वायर का दूसरा एंड लगाएं और इस वायर को आपस में कनेक्ट कर दें, और बीच में जो है ना हम वोल्टमीटर लगा देते हैं। वोल्टमीटर बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। वोल्टमीटर भी लगा सकते हो, ए मीटर भी लगा सकते हो, वो करंट मेजर करता है। भाई वोल्टेज होगा तो करंट भी आएगा। तो जब इन दोनों मेटल हाफ सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तो इन मेटल्स की आपस में ना एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जिंक कहता है मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, कॉपर कहता है मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा। अब ऑक्सीडाइज कौन होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल आइन है उसको रिड्यूस होना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जिंक मोर रिएक्टिव है या कॉपर मोर रिएक्टिव है, तो वो तो आप रिएक्टिविटी सीरीज देख के बताओगे कि जिंक इज अबव in reactivity series than copper. It means zinc is more reactive, whereas copper is less reactive than zinc. तो होता क्या है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगा इन सिंपल सेल्स, मोर reactive metal oxidizes and less reactive metal ion reduces। किस तरह से, देखो जो जिंक हाफ सेल में जिंक के एटम्स है ना, जिंक इलेक्ट्रोड में, they will lose electron to form zinc 2 positive ions। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रोड पे लीव कर देंगे। तभी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जिंक इलेक्ट्रोड पे ऐसे जमा हो जाएंगे। जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं तो दे विल मूव फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड, और ये कहाँ जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। मतलब ये कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे तो इनको कहीं आगे मूव करने की जगह चाहिए। अब आगे ये इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह से जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन दिखेंगे इनको, ये क्या करेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन पे जंप करके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज कॉपर इज अ लेस एक्टिव मेटल। जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा ना तो कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन वो मजबूरन गेन करने ही पड़ेंगे, बिकॉज कॉपर इज लेस एक्टिव देन जिंक। तो जो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयंस है, दे विल गेन these electrons and get reduced to form copper metal। तो हुआ क्या, जिंक being more reactive metal, it oxidized and throws away its electron towards the copper half cell, and copper ions being a less active metal than zinc, it reduces to form copper metal। और इस चक्कर में, इनकी लड़ाई के चक्कर में हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मिल गया हमें जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल की तरफ, तो जिस वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उस वायर में अगर आप कोई डिवाइस लगा दो, वोल्ट मीटर, ए मीटर, या बल्ब लगा दो, या फैन लगा दो, या मोटर लगा दो, तो वो चलना शुरू हो जाएगी। बेसिकली हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला, और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट।
हमने इलेक्ट्रिक करंट बना लिया, मतलब सेल या बैटरी बना ली हमने, दो मेटल हाफ सेल आपस में कनेक्ट करके। समझ आई ये बात? एक क्वेश्चन जहन में आ रहा हो अगर? एनीवन? ओके। अच्छा देखो, ये जो दो हाफ, आपको ये पता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सर्किट अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो दो हाफ सेल्स हैं, ये इनके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इनके इलेक्ट्रोलाइट हम आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? इनके बीच में ना सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? समझ लो कि एक फिल्टर पेपर है, उसको मैंने किसी सॉल्युबल सॉल्ट में डिप करा सॉल्यूशन में, और इसका एक एंड एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया और दूसरा एंड दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया। तो दिस इज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज इसलिए यूज हो रहा है टू कंप्लीट द कनेक्शन बिटवीन टू हाफ सेल्स। इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा सॉल्ट ब्रिज के बारे में, बस सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। इट इज यूज्ड टू, सर मतलब वो फिर सॉल्ट ब्रिज के बारे में सवाल पूछता है क्या मतलब? नहीं 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 पूछता। इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द कनेक्शन बिटवीन टू हाफ सेल्स। बस सॉल्ट ब्रिज यूज क्यों हुआ है ये पूछता है। अच्छा, अगर हम चाहें तो बगैर सॉल्ट ब्रिज के भी यही अरेंजमेंट बना सकते हैं। एक ही साथ दोनों इलेक्ट्रोलाइट ले लो और दोनों इलेक्ट्रोड साथ डाल दो, दो हाफ सेल अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। पहले ये कॉपी कर लो तो फिर मैं वो दिखा देता हूँ किस तरह से कह रहा हूँ। सर ये आपके नोट्स में है, नोट्स में है। सर ये क्या आईजीसीएससी के सिलेबस में है? क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा। आईजीसीएसई के सिलेबस में हाँ होना तो चाहिए। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसमें ये नहीं था। हाँ, उसमें फ्यूल सेल था। फ्यूल सेल्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, बस ये इतना ही है, छोटा सा ही है सिलेबस। देख लेंगे अभी आईजी, क्योंकि अपडेट भी हुआ है ना 2023 में, तो क्या पता निकाल दिया उसमें से, बट देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस ये छोटा सा पार्ट था जो कि इतना ही है, इतना ही खत्म हो गया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हम पढ़ेंगे किसमें? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, जब हम फ्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो फ्यूल्स का एक अलग चैप्टर कर दिया, तो उसके साथ पढ़ लेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अरे जब ये हमारा रह क्या क्या है? अभी मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन है जो रह गया है। और बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर है। जहाँ बस मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझो अभी, बाकी तो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट प्रोडक्ट टेबल आधे से ज्यादा पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। मेटल्स तो पढ़ लिया, उसमें नॉन मेटल्स रह गया, अब ग्रुप 7 पढ़ेंगे। मेटल्स का एक दफा जो है ना थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिएगा।
चलें आगे बढ़े। चलें भाई। जी सर। चलो क्वेश्चंस करेंगे, इसके चैप्टर खत्म है यहाँ पे। चलें। अच्छा, क्वेश्चन 1 इज इन विच रिएक्शन आर टू ऑफ द प्रोडक्ट सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं? आपके पता है कि एसिड के जितने भी रिएक्शंस हैं दे प्रोड्यूस सॉल्ट, राइट? एसिड प्लस मेटल दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस अल्कली दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे ये ऑप्शन ए है, इसमें कह रहा है एक्वस लेड टू नाइट्रेट एंड एक्वस कॉपर टू सल्फेट। जब दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को आप मिक्स करते हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, बिकॉज मोर रिएक्टिव मेटल आयन डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल आयन। तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अनदर टू सॉल्ट्स, जैसे लेड टू सल्फेट बन जाएगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा इसमें। तो इसमें दो प्रोडक्ट सॉल्ट बन रहे हैं ना, तो ये कह रहा था इन विच रिएक्शन आर टू ऑफ द प्रोडक्ट सॉल्ट। तो इसमें दो सॉल्ट बन रहे हैं, तो ए करेक्ट है हमारा। बी में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है और अमोनियम सल्फेट जो कि एक अमोनियम सॉल्ट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट, ये अल्कली और अमोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में एक सॉल्ट बनता है, जो कि इस केस में सोडियम सल्फेट बनेगा, वाटर और अमोनिया गैस बनती है। तो दो सॉल्ट तो नहीं बनेंगे ना, इसमें एक ही सॉल्ट बनेगा। तो दो प्रोडक्ट तो सॉल्ट नहीं बन रहे, इसलिए बी नहीं होगा। सी में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें भी एक ही सॉल्ट बनेगा, दो सॉल्ट तो नहीं बनेंगे, तो इसलिए सी में नहीं होगा। डी में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम। तो एसिड और मैग्नीशियम इज अ मेटल, एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी एक सॉल्ट बन रहा है, दो तो नहीं बन रहे ना। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है until no more chlorine gas is evolved. अच्छा जी, what could be the pH of the resulting solution? बता सकते हो आंसर? सर आई थिंक बी। बी। देखो, आपने पहले तो इलेक्ट्रोलाइट आइडेंटिफाई करो, दैट इज कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे
तो देखो आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, जैसे हमेशा होता है। और कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में हमारे पास कौन से, अब कंसंट्रेटेड है तो एक्वस तो होगा, तो आइंस कौन कौन से होंगे? सोडियम आइन होगा, H पॉजिटिव आइन होगा वाटर की वजह से, और क्लोराइड आइन होगा, और OH नेगेटिव आइन होगा वाटर की वजह से। तो कैथोड पे कौन सा आइन डिस्चार्ज होगा? H पॉजिटिव आइन, क्योंकि इट इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो H पॉजिटिव आइन जो है वो रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो H पॉजिटिव आइन जो है वो खत्म होते जाएंगे सॉल्यूशन से। और एनोड पे कौन सा आइन डिस्चार्ज होगा? क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइन दो हैं इसमें। जब इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड होगा। कंसंट्रेटेड होता है तो क्लोराइड आइन डिस्चार्ज होता है, मतलब क्लोराइड आइन विल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। तो सोल्यूशन में से क्लोराइड आइन खत्म होता जाएगा और H पॉजिटिव आइन खत्म होता जाएगा। हमने एक बात की थी, अगर सोल्यूशन में H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन दोनों नहीं निकलते हैं, दोनों साथ निकलते हैं, तो pH कांस्टेंट रहता है। लेकिन सिर्फ H पॉजिटिव आइन निकल रहा है और OH नेगेटिव आइन अभी है सोल्यूशन में, तो H पॉजिटिव आइन कम होता जा रहा है और OH नेगेटिव आइन रिलेटिवली बढ़ता जाएगा ना, फिर मतलब H पॉजिटिव आइन कम हो रहा है तो OH नेगेटिव आइन अब ज्यादा है सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन का pH क्या हो जाएगा? Alkaline. एल्कलाइन। और एल्कलाइन pH क्या होता है? ग्रेटर देन 7। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 7 एक ही वैल्यू दी हुई है, डेट इज 11। सर यही तो कहा था ना। डी का था? अच्छा नहीं, मुझे लगा बी बोला, सॉरी। चलें आगे। जी। क्वेश्चन 3 है, कॉपर इज प्योरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स है ना, अभी अभी पढ़ा है हमने। तो हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है। तो जो इम्प्योर इलेक्ट्रोड होगी वो, उसको हम एनोड बनाएंगे, मतलब इम्प्योर कॉपर की जो इलेक्ट्रोड होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी, और जो प्योर कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड बनेगी। और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आइंस होने चाहिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? स्टेटमेंट 1 कह रहा है बोथ इलेक्ट्रोड्स कंटेन कॉपर, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो दो इलेक्ट्रोड है ना, एक इम्प्योर नहीं नहीं नहीं, कॉपर इलेक्ट्रोड है। क्यों? एक इम्प्योर दोनों इलेक्ट्रोड है। एक जैसी कैसे हो सकती? हाँ देखो, एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड है जो हमने एनोड पे लगाई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके उसको एनोड बनाया है। और एक कैथोड पे हम प्योर कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो कॉपर की प्योर कैथोड होनी चाहिए हमारे पास, प्योर कॉपर कैथोड इलेक्ट्रोड होना चाहिए। सही है? तो दोनों में कॉपर तो होगा ना, या नहीं? प्योर कॉपर में भी कॉपर है, इम्प्योर इलेक्ट्रोड में कोई और भी चीज है कॉपर के अलावा, लेकिन कॉपर तो होगा ना उसमें, तभी तो कॉपर निकालोगे उसमें से। तो बोथ इलेक्ट्रोड्स कंटेन कॉपर, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सही वो सही। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। फिर कॉपर इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द प्रोसेस। एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर एटम जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आइन बनाएंगे, और कैथोड पे कॉपर आइंस रिड्यूस्ड होंगे टू फॉर्म कॉपर मेटल। ऐसा ही है? जी ऐसा ही है, ऐसा ही सही है। सर फिर आंसर दूसरी सी है। वाली भी सही है। प्योर सी कॉपर फॉर इज कैट। डिपॉजिटेड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। देखो प्योर कॉपर विल डिपॉजिट एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है ना, रिड्यूस्ड हो रहा है। प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नॉट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये बात गलत लिखी हुई है इसने, तो नॉट करेक्ट जो है वो सी है। इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस कॉपर टू सल्फेट। अगर हमें
एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बनाना है तो जिस मेटल की एनोड है उसका ही मेटल आयन इलेक्ट्रोलाइट में होना चाहिए। सही है। चलें आगे। कॉपर वायर इज यूज्ड टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। व्हाट हैपेंस इन द कॉपर वायर? कॉपर वायर मेटल है तो इसमें मेटेलिक लैटिस होगा, मेटल पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे मेटालिक लैटिस में तो रिपेल करेंगे सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को एंड दे विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, लेकिन जो मेटल पॉजिटिव आयन है वो तो अपनी जगह पे रहेगा ना, वो तो कहीं नहीं जा रहा। तो कह रहा है कि क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन टू द नेगेटिव टर्मिनल नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए गलत हो गया। बी कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग द वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ ये बात सही है, लेकिन जो दूसरी बात लिखी हुई है इसी स्टेटमेंट में, पॉजिटिव आयंस मूव टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव आयन तो मूव कर ही नहीं रहा ना, मेटल पॉजिटिव आयन दे स्टे इन देयर पोजीशन, तो वो तो मूव ही नहीं कर रहे, स्टे करेगा वो तो अपने अनचेंज रहता, इसलिए बी भी गलत हो गया। सी कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग द वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव आयन स्टे इन पोजीशन, ये पूरी बात सही लिखी हुई है। सी नेगेटिव आयंस मूव अलोंग द वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव आयंस है ही नहीं मेटालिक लैटिस में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस नहीं है। ठीक है, मेटालिक लैटिस में नेगेटिव आयंस होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो डी तो यहीं पे पहली बात ही गलत कर दी है उसने। क्लियर है, आगे बढ़े। जी क्वेश्चन 8 में कह रहा है विच आयन इज नॉट प्रेजेंट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सी, पार्ट सी। पार्ट सी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला इज H2SO4, डाइल्यूट है मींस एक्वस है, तो इट विल हैव H पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट आयन, और पानी की वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ये जो सी में लिखा हुआ है दिस इज SO3 नेगेटिव आयन इज सल्फाइड आयन, ये तो नहीं होता है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन 6 कह रहा है ड्यूरिंग, क्वेश्चन 6 जरा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने की थी तो वी हैव H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन वाटर की वजह से, और H पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। कैथोड पे, अब ये याद रखनी है, बनानी नहीं है बैठ के। कैथोड पे H पॉजिटिव आयन जाएगा और वो रिड्यूस हो रहा था टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा, अब दो आयन्स है ना नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट। सल्फेट तो कभी भी डिस्चार्ज होता ही नहीं, तो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे टू प्रोड्यूस, इसकी इक्वेशन क्या आती है, 4OH नेगेटिव ऑक्सीडाइजेस टू गिव 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब हमने इसकी कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाई थी तो वो बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन्स इक्वल किए थे ना, ऊपर वाली कैथोड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो फाइनल इक्वेशन में हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन गैस है उसके 2 मोल्स आ रहे थे और जो ऑक्सीजन गैस है उसका 1 मोल आ रहा था, 2:1 का रेशो आ रहा था इसमें। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है ऑक्सीजन गैस इसका हाफ प्रोड्यूस हो रही है, और जो मोलर रेशो होता है वही वॉल्यूम रेशो भी होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के अगर 2 वॉल्यूम्स प्रोड्यूस हो रही है
तो ऑक्सीजन गैस की कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगी? 1 वॉल्यूम, राइट। तो इसमें उसने स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड in the ratio 2 volumes of oxygen and 1 volume of hydrogen. उसने उल्टा लिख दिया, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम्स है, उसने ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम लिख दिया है, तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। समझ आई ये बात? जी सर। अच्छा, बी में कह रहा है हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बनेगा या नेगेटिव पे? कैथोड पे बन रहा है ना, नेगेटिव पे बन रहा है। ऑक्साइड आयन और ऑक्सीडाइज, ऑक्साइड आयन तो है ही नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन है। ऑक्साइड अलग होता है, हाइड्रोक्साइड अलग होता है। OH नेगेटिव आयन है, ऑक्साइड आयन तो O2 नेगेटिव होता है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना इसमें, तो सी भी गलत। डी कह रहे थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड कब होता है सोल्यूशन? जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों निकल रहे हो इलेक्ट्रोलाइट में से। तो क्या दोनों निकल रहे हैं? हाँ, H पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड हो रहा है और OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों निकल रहे हैं। सही है। ये रेशो वाली बात कोई दोबारा से समझा दिया। देखो, जब कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाओगे तो कैथोड की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं ना इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए। देखो ये रेशो वाली बात जो है ना, वैसे अब सिलेबस तो नहीं कहता कि इसकी कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाओ, लेकिन फिर भी इतना रफ आइडिया होना चाहिए। हाफ इक्वेशन तक वो कहता है बस हाफ इक्वेशन इनकी बना दो, कंप्लीट सेल इक्वेशन पे फोकस उसने हटा दिया। लेकिन फिर भी ना आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जब दो हाफ इक्वेशन मिलाते हैं तो कंप्लीट सेल इक्वेशन बनती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस में अगर ये याद भी कर लो ना बात कि सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस में जो हाइड्रोजन गैस बन रही है उसका जो वॉल्यूम बनता है वो ऑक्सीजन गैस का डबल बनता है, क्योंकि जब हम कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाएंगे तो हाइड्रोजन के 2 मोल बनेंगे और ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो H2 हो जाएगा, 2H2, और ऑक्सीजन का 1 ही है। तो हाइड्रोजन डबल बनेगी, ऑक्सीजन हाफ बनेगा। मतलब अगर हाइड्रोजन के 2 मोल बन रहे हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम बन रहा है तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बनेगा। तो उसने ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम कह दिया है और हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम उल्टा कह दिया है उसने। अगर वो ये बात 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कहता और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कहता तो ये बात सही होती, उसने उल्टा कह दिया इसलिए गलत है। क्लियर है? समझ गया, ये क्लियर। ओके ओके। चलो क्वेश्चन 7 का आंसर बताओ। Aqueous copper to sulfate is electrolyzed using carbon electrodes. कार्बन इलेक्ट्रोड मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। जब भी हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की है। कॉपर टू सल्फेट का कलर होता है ब्लू। तो देखो इसमें आइंस कौन कौन से होंगे? कॉपर 2 पॉजिटिव आइन होगा, H पॉजिटिव आइन होगा, SO4 2 नेगेटिव आइन होगा और OH नेगेटिव आइन होगा। तो कॉपर आइंस कैथोड पे रिड्यूस्ड होंगे, H पॉजिटिव आइन नहीं होंगे क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कॉपर आइंस रिड्यूस्ड होंगे तो कॉपर मेटल बनेगा जो कि पिंक सॉलिड है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पिंक सॉलिड फॉर्म होगा। इलेक्ट्रोलाइट का कलर जो है वो ब्लू से कलरलेस होगा, क्यों? क्योंकि कॉपर आइंस निकल रहा है ना सोल्यूशन में, और कॉपर टू सल्फेट का कलर ब्लू कॉपर आइंस की वजह से होता है। तो ब्लू कलर फेड होता जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे देखो नेगेटिव आइन सल्फेट आइन है और हाइड्रोक्साइड आइन है। सल्फेट आइन तो कभी भी डिस्चार्ज होता ही नहीं है। तो हाइड्रोक्साइड आइन जब डिस्चार्ज होता है, जब ऑक्सीडाइज होता है तो हाइड्रोक्साइड आइन वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, और ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस है। तो कलरलेस गैस फॉर्म्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
तो ए हो गया इसका आंसर। सही है। सही है सर। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर बताओ। इट इज अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस मेटल की हम करते हैं, तो मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एंड मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है और एक होता है मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जो मेटल हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, और मेटल जो इलेक्ट्रोप्लेट हो रहा होता है वो हम लेते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे। तो इसमें वो कह रहा है द की डज नॉट गेट कोटेड विद कॉपर। स्टील की को वो कॉपर से कोट करना चाह रहे हैं। विच चेंज नीड्स टू बी मेड टू प्लेट द की। तो क्या Sir, गलती D. की है इन्होंने? Reverse the electrical डी, connection. रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, क्योंकि देखो की पे कोटिंग होनी है ना, तो इट शुड बी योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इन्होंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। और मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉपर, जो पॉजिटिव होना चाहिए था वो नेगेटिव बना दिया, तो रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। क्लियर है? Yes. चलो, अच्छा क्वेश्चंस इसके जरा ट्राई करो, क्वेश्चंस जितने ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना इसका इसी तरह के आपके पास एमसीक्यू है, आसान सा चैप्टर है ये, बस आपको याद होना चाहिए जितना पढ़ा है। और उसके बाद फिर हम लोग इसके पेपर 2 और पेपर 4 एटीपी के क्वेश्चन भी साथ ही कर लेंगे। ठीक है, एटीपी की कुछ क्लासेस सेपरेटली करेंगे जिसमें हम सारा एटीपी एक साथ कर लेंगे, 2-3 क्लासेस में एक साथ एटीपी को देख लेंगे। और लेकिन थोड़ा सा एटीपी का एग्जाम बहुत पहले नहीं करेंगे, करीब होगा ना तब करेंगे ताकि याद रहे चीजें। सही है, जा सकते हो अभी आप लोग। हाफिज। The office. Office. हाफिज।